नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड। बस कुछ ही दिनों में हम वोट डालने वाले हैं और 23 मई को ये फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार केंद्र में बनेगी या नहीं। ये फैसला तो जनता करेगी। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है और यहाँ पर जनता आगामी चुनाव को लेकर बहुत अच्छी तैयारियां भी कर रहे हैं। जनता बीते 4 सालों में 5 सालों में जो भी नेता जोर आजमाइश कर चुके हैं, वो अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ गई है। तो जनता उनसे सीधा सवाल जवाब करेगी कि जो बीते 5 वर्ष से उन्होंने क्या विकास कार्यक्रम करवाए, क्या नहीं करवाए। तो जनता उनसे सीधा सवाल जवाब करेगी। यहाँ के वर्तमान सांसद जो कि हरीश मीणा जी हैं, वो बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और शामिल होकर उन्होंने जो विधानसभा चुनाव थे उनके अंदर देवली उनियारा से चुनाव जीतकर वर्तमान में विधायक भी हैं। जनता हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के हैं, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के हैं। हम दोनों ही पार्टियों के सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या मूड है, वो कौन सी पार्टी को अपना वोट देना चाहते हैं या नहीं। हमारे साथ युवा वर्ग भी मौजूद है, वो भी ये फैसला करेगी कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। आइए हम चलते हैं, सीधी बातचीत करते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं दौलत मीणा जी, उनसे बातचीत करते हैं। दौलत मीणा जी, आपका हमारे इस लोकसभा चुनाव के खास प्रोग्राम में स्वागत है। हम आपसे बातचीत करेंगे कि राजस्थान विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे मुद्दे रखे, जैसे कि कर्ज माफी का, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का। क्या आपको क्या लगता है कि लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर भी ऐसे कई मुद्दे रखेगी या नहीं, या कौन से मुद्दे लेकर वो लोकसभा चुनाव में उतरेगी? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो कहा वो सारे कामों पर उन्होंने अमल शुरू कर दिया। किसान कर्ज माफ़ी पे भी काम शुरू हो चुका है। किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलना शुरू हो चुका है और युवाओं के बेरोजगारी भत्ते का जो हमने वादा किया था उस पर भी काम हम शुरू कर चुके हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस का हमेशा एजेंडा रहा है सबको एक साथ लेकर मिलजुल कर हमारे देश का विकास करना, काम करना, और काम के आधार पर हमेशा कांग्रेस ने राजनीति की। कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा था कि बेरोजगारों को 3500 भत्ता दिया जाएगा, वो 1 मार्च से लागू कर दिया जाएगा। तो अब किनारा कर लिया है कांग्रेस ने ये कहकर कि लोकसभा की वजह से आचार संहिता लग चुकी है, हम दे नहीं पाएंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? युवाओं का जो बेरोजगारी भत्ते का मामला था वो हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं और जब तक कोई भी जो सरकारी प्रोसेस है वो पूरा नहीं होता, उससे पहले कोई भी काम अपनी मूर्त रूप में नहीं पहुंचता है। हमने हमारा काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की अगर आचार संहिता लग गई है तो निश्चित रूप में उसमें सरकारी सारे काम रुक जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद उन युवाओं को जरूर फायदा मिलेगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दौलत मीणा जी, युवा नेता हैं। ये इनका ये पक्ष है, इनका ये मानना है कि अभी तक हम लागू नहीं कर पाए हैं, पर हमारी पार्टी कई प्रयास कार्यक्रम कर रही है जो इसको लागू कर सकेगी। हमारे साथ मौजूद है हेमंत मीणा, जो कि बीजेपी पार्टी के युवा नेता है। हम उनसे बातचीत करेंगे। हेमंत मीणा जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम लोकसभा के चुनाव को लेकर। मेरा ये सवाल ये है कि मोदी जी का एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये बात सार्थक है कि मोदी है तो मुमकिन है, कि जनता उनको चुनकर भेजेगी तो मुमकिन है? देखो, जैसा कि आपने पूछा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा नेता जो एक तरफा निर्णय ले सके, देश हित में निर्णय ले सके, जनता के हित में निर्णय ले सके और सारी जनता को साथ में लेकर चल सके, एक ऐसा नेता जो जनता की भलाई के लिए काम कर सके। तो एक ऐसा ही नेता जो भारतीय जनता पार्टी में, उनका नाम मोदी है। और मोदी है तो मुमकिन है, उसका आप ताज़ा उदाहरण दे सकते हैं कि पिछले 60 साल में भारत के ऊपर कई लोगों ने आक्रमण किए, आतंकवादी हमले हुए, लेकिन उसका जवाब ठीक तरह से दे नहीं पाए। लेकिन विद इन 15 डेज में जवाब दिया। तो ये मोदी है तो मुमकिन है का जलवा है। हेमंत जी, मेरा सवाल है कि आपको ये नहीं लगता है कि पुलवामा हमले के बाद नोटबंदी, जीएसटी से जनता का ध्यान हट गया और एक तरफ ही ध्यान चला गया? क्या ये एक एजेंडा हो सकता है क्या? नहीं, ये एजेंडा नहीं है और नोटबंदी भी जनता के हित में लिया हुआ निर्णय है। और रही बात इस पुलवामा हमले का, तो इसका जवाब ईंट का पत्थर जवाब से देना जरूरी था। ये लोग जो करें, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वोटों की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की भावना से छेड़छाड़ करती है, वोटों धर्म के नाम से तुष्टीकरण करती है। तो इनकी चाल है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने एक जवाब दिया है कि जब तक कांग्रेस ने खूब सह लिया, लेकिन अब जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ मौजूद है
कांग्रेस पार्टी के युवा नेता रामकिशोर खोलिया जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। रामकिशोर खोलिया जी, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। हमारा सवाल ये है कि आपके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, उनके पास क्या एक राफेल ही एक मुद्दा रह गया या फिर और कई मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं? इसके बारे में आपका कहना है? राफेल मुद्दे के अलावा बहुत मुद्दे हैं उनके पास। तो चुनाव लड़ने के युवाओं के पक्ष में युवाओं को लेकर के काफ़ी मुद्दे हैं। वो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बीजेपी अपने वोटों की राजनीति करती है, एक धर्म की राजनीति करती है, वो धर्म को लेकर राजनीति करती है। वो एक युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देकर राजनीति कर रहा है, वो आगे बढ़ा रहा है युवाओं को, देश के हित के लिए राजनीति कर रहा है। रामकिशोर जी, आपको ये नहीं लगता है कि आपकी सरकार अभी सत्ता में है राजस्थान के अंदर, तो आप किस हद तक चुनाव को जिता पाएंगे? क्या लगता है इसको? हमारी पार्टी जितने भी वादे किए हैं वो सारे वादे निभाएगी। कर्ज माफी का, किसानों की कर्ज माफी का, उसमें भी काम चालू कर दिया, उसमें करे। और युवाओं को भत्ता देने की बात है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, वो जरूर पूरा करेगी। ये लोकसभा चुनाव होने के बाद में उनको जितने भी 3500 रुपये देने का वादा था वो जरूर पूरा करेगी। तो इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी अहम फैसले लिए हैं, जो भी नहीं लिए हैं, उन सभी फैसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी पार्टी के कई बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या विचार है। नमस्कार। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी पार्टी को हिंदुत्व पार्टी घोषित कर दिया गया है, इसके अंदर केवल हिंदू रह गए और कोई कास्ट का इसमें कोई शामिल भी नहीं है? आपको क्या लगता है? ये सब बातें फर्जी है कि हिंदुत्व घोषित कर दिया गया है। ये सब पार्टियों को, सब समाज को, प्रत्येक समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। किसी भी समाज के खिलाफ अब अपना अपना धर्म अपने पास है। मैं जाति से बढ़िया हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, वो मियाँ है, वो अल्लाह को मानता है, वो क्रिश्चियन है या उसको मानता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने, मोदी जी ने खाली हिंदुत्व का नारा ही दे रखा है कि हिंदुत्व के नारे पे जीतना चाहते हैं। वो तो आम जनता की भावनाओं के साथ जीतना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता में उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी कोई जवाब नहीं है। आज देश की शान विदेशों में अपना सम्मान और जनता की भावना का उन्होंने इतने कद्र किए हैं कि प्रत्येक गरीब के लिए, अमीर के लिए, मजदूर के लिए, प्रत्येक के लिए उन्होंने जी खोल करके काम किए हैं। गरीबों को गैस के सिलेंडर, गैस के चूल्हे, गरीबों को मकान, मुद्रा योजना के तहत रोजगार, इस तरह से सड़कें, सब तरह से एक बढ़िया काम मोदी जी ने किया है। और उनका कोई हिंदुवाद का नारा नहीं है। ये सब फर्जी बात बोलते हैं। सांप्रदायिक आदमी ही इस जन की भावना पैदा करते हैं, जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि ये सब सांप्रदायिक है। वो सांप्रदायिक कतई नहीं है। किसी धर्म के खिलाफ आज तक भी उन्होंने कोई ऐतराज पेश किया हो तो आप बता सकते हैं? कभी भी मोदी जी ने किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ऐतराज नहीं किया। ये तो सांप्रदायिकता तो खाली कांग्रेस वाले फैलाते हैं। आपका नाम क्या है? रामजीलाल ठाकुरिया, मैं चौकीदार। जैसा कि अभी हमारे चौकीदार जैसा कि हमारे विपक्ष दल के बताया नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, आप बता सकते हैं कि 2024 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? राहुल गांधी। और आप बता सकते हैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? एक आम कार्यकर्ता। ये एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्यों नहीं करते हैं भाई? अपनी पार्टी का कौन बनेगा? कांग्रेस के ठेकेदार है क्या? ये कौन बनेगा? ये बीजेपी एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई है। इनके पास क्या जवाब है? कुछ नहीं है, बस एक राहुल गांधी पप्पू। बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कि अभी मेरे भाजपा के साथियों ने अपनी बात रखी और अपने आप को राष्ट्रवादी बताने का प्रयास किया, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सच्ची राष्ट्रवादी पार्टी, सच्ची देशभक्त पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उसका एक एक कार्यकर्ता है, चाहे वो आजादी से लो, चाहे देश की 60 साल की सेवा से ले लो।
और हमेशा आम जनता के बीच में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके हक के लिए लड़ता हुआ मिलेगा। और हमेशा आपको भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता है, वो झूठ फैलाकर लोगों को डिवाइडेड करके, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, और उस तरह की राजनीति करते हैं। लोगों को बांटकर वोट लेने के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये सच्चे देशभक्त होते तो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते, ना कि लोगों को धर्मों के हिसाब से बांटने की बात करते। और मैं आपको कहना चाहूंगा, पुलवामा हमले को ये राजनीतिक फायदे के लिए उसका फायदा, उसका क्रेडिट लेने की बात करते हैं। सैनिकों की लाश के ऊपर राजनीति करने की बात कर रहे हैं। इनके पास इन्होंने जो वादे किए, उन वादों पर राजनीति करने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी वादे किए उन सब वादों पर ये फेलियर साबित हुए। और आज जब इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, बताने के लिए कोई काम नहीं है, तो ये सैनिकों की लाश पर राजनीति करना चाहते हैं। वो सैनिक जो किसी भी सरकार में हो, वो देशभक्ति करता है, सेना बॉर्डर पर अपने प्राण की आहुति देती है, हम देशवासियों की रक्षा करती है। और वो कभी नहीं कहेगी कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके उस बलिदान का राजनीतिक फायदा उठाए। कांग्रेस ने आज तक किसी भी सैनिक का राजनीतिक बलिदान, उनके बलिदान का फायदा नहीं उठाया। पर यह भाजपा की नीति है, जो सैनिकों की लाश पर भी राजनीति करना चाहती है, उनकी लाश पर भी वोट लेना चाहती है। अपना इतिहास तो पढ़े, कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। और आपको बताना चाहूंगा, आज तक दुनिया का सबसे बड़ा प्रत्यार्पण 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को गिरफ्तार करके देश में 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा। आप क्यों नहीं बोलते कांग्रेस ने 3 महीने तक 90,000 सैनिकों को बंदी बनाकर रखा था, और उनको वापस छोड़ा तो शर्त पर छोड़ा। क्यों आप उस बारे में नहीं बोलते हो? आप क्यों भूल जाते हो कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने हमेशा उनके आक्रमण का पूरी दिलदारी के साथ, मजबूती के साथ जवाब दिया है। सैनिकों का जो बलिदान है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर मोदी जी वोट लेने के लिए लोगों के बीच में आए तो अपने काम के आधार पे आए, वोट के आधार पे आए, या ऐसा नहीं कि जो झूठ बोलकर राजनीति करे। क्यों अपना सरनेम उनको बदलना पड़ गया? पहले वो एक आम मजदूर हुआ करते थे, फिर वो चाय वाले हो गए, और अब चौकीदार हो गए। उनको बार बार नाम बदलना पड़ रहा है। क्यों अपने नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते? क्यों अपने काम पर राजनीति नहीं करना चाहते? ये बताएं हमें। आपसे, मोदी जी ने अभी जो एयर स्ट्राइक करवाया है, क्या ये सही था? देखिए, अगर किसी भी देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण करे तो हर सरकार का दायित्व बनता है कि उसका बदला लेना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए मजबूती से। और हमने 26/11 पे हमने हर उस हमले का जवाब देने का काम किया है। कांग्रेस के समय पाकिस्तान को हर बार मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया गया है, लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया पे देखकर लोगों की बातें सुनकर बात करना चाहते हैं, बिना सबको पूछेंगे यार भैया, सबको पूछेंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं है। चलो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, उनके पास एक मिनट साथियों आराम से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आपको पूछेंगे 2 मिनट। समय की बात है, समय की बात है और हालात का तकाजा है। 26/11 का जब हमला हुआ था तब पाकिस्तान खुश हुआ था। अगर अभी ये पुलवामा का जब हमला हुआ तो पाकिस्तान डरपोक बनकर क्यों बैठा रहा? ये हमारे सेनापति का ही कमाल है। भैया जो मोदी जी और ये अमित शाह रंगा बिला की सरकार है, दोनों फेंक हुए, वो गाला लाते हैं और कुछ नहीं करते हैं।
और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आगे जो 2019 में पीएम राहुल गांधी जी होंगे और कांग्रेस के होंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल जवाब किए गए। अब हमारे साथ बीजेपी पार्टी के युवा नेता मनीष जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मेरा एक कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए हैं दौलत जी, इनसे एक प्रश्न है कि आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी एक अचीवमेंट ऐसी बता दो कि उनकी एक अचीवमेंट जो सब जानते हैं कि वो एक राहुल और गांधी परिवार के सदस्य हैं, इनके अलावा कोई एक ऐसी अचीवमेंट बता दो जो उनके बारे में ये खूबी बताती हो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक है। दौलत जी के पास मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई कमी नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, हाई एजुकेटेड हैं और देश की आम जनता के हर वर्ग की समस्याओं को समझते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो या देश का व्यापारी हो। वो हर वर्ग की समस्या को समझते हैं और समय समय पर उनकी समस्याओं को मजबूती से उठाया है, उनकी समस्याओं को समाधान का प्रयास किया है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक समझदार, लोगों का भला चाहने वाले और इस देश के प्रति समर्पित नेता है। उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की पूरी क्वालिटी है। पर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा रखे हैं उसकी क्या एजुकेशन है? उसके ऊपर इतने देशद्रोह, उसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, वो तड़ीपार है। ऐसे तड़ीपार लोगों को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। आप जवाब दें कि उसकी क्या आप ये जवाब दें। की जमानत पर हर समस्या को बारीकी से समझे और उन पर काम करे। जमानत पर, अरे वो जमानत पर, बेटा जमानत पर, जवाई जमानत पर, पूरी पार्टी जमानत पर है। और आप आरोप हम पर लगा रहे हो। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता ब्रजमोहन जी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनके बारे में क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए काम करती आई है। ये इस तरह हमारा कोई सवाल नहीं है। मोदी फेंकू भी हमारा सवाल है। ये पूरा देश जानता है कि मोदी मानसिकता दिखाती है कि एक देश के प्रधान से आपको चोर बोल रही है। बिल्कुल चोर है मोदी जी, इसमें कोई चौराई नहीं है। सबसे रीति नहीं है, नीति नहीं है उनके पास। सिर्फ कांग्रेस के राजनीति की बात कर रहे थे अभी। कांग्रेस के राजनीति जो काबिल थे उसके परिवार के दादी और माँ का बलिदान किया देश के लिए। क्या करेगा ये मोदी? क्या करेगा अभी? ऐसे आदमी को राजनीति पूरा दिखा रहे कांग्रेस से। कांग्रेस के राजनीति इस देश के लिए उसके माँ बाप, उसके दादा दादी ने बलिदान दिया है। इनका एक राजनीति कर दिया उस देश के लिए। तो बता दें कांग्रेस पार्टी के कोई नेता, बीजेपी पार्टी, बीजेपी सैनिकों से सबूत मांगती है हमले का। ये कांग्रेस वही पार्टी है जो रात को 12 बजे कोर्ट खुलाकर आतंकवादियों के लिए जमानत करवाती है। यही कांग्रेस पार्टी है, वही पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने भारत के 2 टुकड़े कर दिए 1957 में। ये वही कांग्रेस पार्टी है। अगर रात को 3 बजे आतंकवादियों को जमानत दिलवानी हो तो कांग्रेस को वोट दो। और अगर रात को 3 बजे इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी छोड़ जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं कांग्रेस के राज में पकड़े गए हैं और जितने भी आतंकवादियों को छोड़ा है बीजेपी के राज में छोड़ा गया। बीजेपी ने छोड़ा उनको। अगर मसूद अजहर को कांग्रेस ने पकड़ा था, बीजेपी ने नहीं छोड़ा होता तो आज भारत में ये पुलवामा हमला होता ही नहीं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी लगा रहे राहुल गांधी, आपका क्या कहना है? बीजेपी नेता भी आतंकवादियों के आगे नाम के आगे जी लगा रहे हैं। किसके लगाए? पहले लगाए हाफिज के आगे। हाफिज जी, हाफिज जी, रविशंकर प्रसाद ने हाफिज जी लगाया था। मनमोहन सिंह सरकार ने मोदी का खौफ होता तो यह कह रहा था कि एक जगह होगा। 200-300
इतने वोट डाला होगा तो बता दो, एक मिनट। इतने घोटाले आते हैं 5 साल में, एक भी घोटाला हो तो बताओ। घोटाले लाइन लगी है बीजेपी के राज में, नरेंद्र मोदी जी के राज में घोटालों की लाइन लगी है। चाहे वो नोटबंदी करके नकली नोट छापने की बात हो, बीजेपी के अमित शाह नकली नोट छापने का काम करते हैं इस देश में। चार गुना करेंसी पकड़ में आई है। और बीजेपी के लोगों ने, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो या स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जमकर भ्रष्टाचार किया स्किल डेवलपमेंट के नाम पर। और इन लोगों ने चाहे किसी भी स्तर पे बात करो, इनके हर नेता की संपत्ति 7-7 गुना बढ़ गई, कई लोगों की 8-4 गुना बढ़ गई। इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो इतनी संपत्ति इनकी कैसे बढ़ गई? मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस घर का चौकीदार निकम्मा हो और उसकी चौकीदारी में बार-बार उस घर में हमला हो, उस घर में चोरी हो, ऐसे चौकीदार को कोई नौकरी पे नहीं लगा। और ये जो देश का चौकीदार बन रहा है, ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुआ है। इसने देश की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उसके पास देश का जो प्रधानमंत्री है, उसके पास सारी देश के प्रधानमंत्री के पास अमित शाह जी के लिए जो आरोप लगाए गए गलत है, क्योंकि जो नोट बदलने का काम मोदी जी ने किया है वो इस देश की हित में किया है। जरूरी था कि नकली नोट आकर के और बिहार तक बात पैदा करते थे, नकली नोट को देते करके हमारे युवाओं को धोखाधड़ी करते थे और उनसे बम छुड़वाते थे। आज कल इसलिए नोट को बदलना जरूरी था देश हित में। और जो आरोप पे और भी युवा नेता मौजूद है हमारे साथ में, बस्ती के सरपंच विनोद जी, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ इनके सवाल है बीजेपी सरकार? धीरे आने वाला समय लोकसभा का है और लोकसभा के चुनाव को डिबेट की जा रही है। पिछले लोकसभा में भी मेरे जितने भी युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछला चुनाव भी मोदी जी के नाम पे हुआ था और आप सबने मिलकर के मोदी जी को वोट दिया था और यहाँ से प्रतिनिधित्व किया था हरीश जी मीणा जी ने। वो हरीश जी मीणा जी जो प्रतिनिधित्व करके यहाँ से गए थे, उन्होंने इस क्षेत्र का ध्यान रखा या नहीं रखा, ये चीजें गौर करने लायक है। कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो सेकेंडरी है, पहली यहाँ की समस्या है कौन आदमी यहाँ से प्रतिनिधित्व बीजेपी या कांग्रेस से करता है, आपके बीच में कौन रह करके काम कराना, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ना यहाँ से एमपी चुनते हैं वो ध्यान देते हैं, ना यहाँ से पिछले दिनों में एमएलए चुने उन्होंने ध्यान दिया, तो उसका परिणाम ये रहा कि ये क्षेत्र दिन पिछड़ता गया। आपका सपोर्ट कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी से है मेरा सपोर्ट। थैंक यू। अब बात करते हैं जनता के एक दूसरे से सवालों की, तो हम पहले बीजेपी की कुछ युवाओं से हम बात करते हैं। इनका कांग्रेस के युवाओं से क्या सवाल है? आप सभी का बस्ती की इस ऐतिहासिक नगरी में स्वागत है। हमने कुछ वर्ष पहले एक नारा सुना दिल्ली के जेएनयू में कि हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे? सुना भाइयों सबने? आज स्थिति यह है, भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की आभा चमकी है। भारत ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो पूरी दुनिया में हमें दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है लोकतंत्र में विपक्षियों को आलोचना करने का अधिकार है, आलोचना होनी चाहिए। यदि कोई गलत काम हुआ है उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद जहां भारतीय सेना ने अपनी कुर्बानी देकर भारतीय समाज को जीवित रखा है, हम यहाँ आज सुरक्षित हैं तो इसलिए सुरक्षित हैं कि माँ भारत के लाडले सेना पर हमें सुरक्षित बनाए हुए हैं। हमें उनकी कुर्बानियों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें तटस्थ भाव से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमें हमेशा जो लोग कुर्बानी देते हैं उनके परिवारों से कभी हमने जाना कि उनके भी अरमान थे,
किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पुत्र चला गया, क्या उनके सपने नहीं थे? तो ऐसे में मैं दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि जो आज देश में जो वातावरण है, आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, आपका हक है, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने अपना मस्तक भारत माता के चरणों में अर्पित किया है, उनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बातें मुख्य रूप से हम ध्यान रखें। दूसरा मेरा निवेदन ये था कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होंगे, चुनाव की रणभेरी बच गई है। अब हमें ये देखना है कि हम किसको चुनाव नेतृत्व देते हैं। हमारे पास में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, तीसरी तरफ अन्य दल भी हैं, लेकिन हमें तटस्थ भाव से विचार करना चाहिए कि कौन पार्टी आज इस देश को एक मुकाम पर ले जा सकती है। हर हर मोदी, हर मोदी। उनमें युवाओं से आपको उनको जवाब देना है, टी-शर्ट वालों का जवाब लेना नहीं, जवाब देना है मुझे इनको। जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अटल बिहारी सरकार में आतंकवादी को छोड़ के आए थे, तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। दीजिए, बहुत बढ़िया। जब है ना कि जब मसूद अजहर को मतलब छोड़ने गए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, ठीक है। उस टाइम यदि कांग्रेस पार्टी यदि अभी जैसा आप विरोध कर रहे हो, उस टाइम यदि वो विरोध करती तो कुछ मानते, ठीक है। दूसरी बात जो हिम्मत आज आई है, उस टाइम जो पॉलिटिकल प्रेशर था, ठीक है, 190 जने जब हवाई जहाज में मौजूद थे। भैया ये सोशल मीडिया की बातें नहीं सर, नहीं सर, नहीं आप पढ़ लीजिए, आप लैपटॉप उठा लीजिए, आपकी गलती हो जाती है। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए सर, अरे एक सुन आपका क्वेश्चन क्या पता क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। आप उनकी तरफ से एक क्वेश्चन कीजिए, मैं उनसे जवाब देता हूँ। क्वेश्चन कीजिए आपसे, बीजेपी पार्टी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपका चुनावी एजेंडा क्या है, बता दें आप पहले। 2014 के चुनाव में जो चुनाव हुआ था, जो इनका चुनावी एजेंडा था, आज 1 मिनट में बात कर दूं, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है। 1 मिनट भैया, जब एक क्वेश्चन हो जाने तो आप मुद्दे की बात करो। बीजेपी से मैं इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इनका 2014 में क्या चुनावी एजेंडा था और उस एजेंडे में से इन्होंने कितने काम कर दिए। क्या राम मंदिर निर्माण हुआ? क्या 15-15 लाख रुपए जिस काले धन का ये दावा करते थे, वो काला धन किसी के खाते में आया? इन्होंने क्या किया? धारा 370 हटाई। अगर किसी पे भी इन्होंने कार्य किया, केवल इन्होंने चुनाव के समय, हर समय, हर स्टेट में चुनाव हुए उस समय केवल मात्र हिंदुत्व को और मुस्लिम को भिड़ाया, और अब तो ये राजनीति करना चालू हो गए। क्या पहले सैनिक वापस इंदिरा गांधी ने 90,000 सैनिकों को टिका दिया था, ये एक अभियान को लेकर राजनीति कर रहे हैं। पूछिए आप इनको। 2014 के अंदर बीजेपी ने जो मुद्दे लेके आए थे, उनके कहाँ तक खरी उतरी? पूरे मुद्दे, सभी मुद्दों पे खरी उतरी है। कौन कौन से सारे मुद्दे जितने भी गरीब के लिए, अमीर के लिए, मजदूर के लिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुद्रा योजना दी, गरीबों के लिए गैस के लिए, मकान इन्होंने बनवाए, लोन दिया, सड़क पूर्व वार्ड पंच, सुनो अरे भाई, ओए हेमंत
पूछा कि 2014 के अंदर बीजेपी सरकार जिन मुद्दों को लेके आई थी, कौन कौन से मुद्दों पर खरी उतरी? सभी मुद्दों पर खरी सभी मुद्दों पर खरी उतरी है। कौन कौन? आप बताइए किस मुद्दे पर खरी नहीं? आप बताइए किस मुद्दे पर खरी नहीं उतरी? कौन कौन से मुद्दा बताइए? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें खरी नहीं उतरी? जनता के अकाउंट में बताइए। जनता के अकाउंट में 15 डाल ऐसी कोई बात हुई नहीं। जनता के अकाउंट में बीजेपी के पास हमेशा एक मुद्दा रहा है, राम मंदिर। राम मंदिर के मुद्दे पर कोई कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने अपने कपिल सिब्बल ने ये कहा कि साहब इन चुनावों से पहले आप किसी प्रकार का डिसीजन मत लीजिए। क्यों रोका उन्होंने राम मंदिर को? धारा 370 को लेकर के हम आज भी उसी मुद्दे पर थे, लेकिन हमारे पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था। और ऐसी स्थिति में हम आज भी उसी मुद्दे पर डटे हुए हैं और निश्चित रूप में धारा 370 हटाएंगे। भाई मेरा निवेदन है भाई, ध्यान से मेरी बात सुनो। छोटी सी बात है अपनी। मैं विगत 3 महीने तक कांग्रेसी था। अभी 3 महीने जो विधानसभा का चुनाव तक कांग्रेसी था। अब जब से कांग्रेस वालों ने हमारे ने ये सबूत मांगे हैं एयर स्ट्राइक वगैरह के, तो मेरे को अपने आप पे शर्म आती है कि मैं कांग्रेसी हूँ। मैंने कांग्रेस छोड़ दी। मैं कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी रहा हूँ। यहाँ पे छाप लगी है। इनमें से कोई भी है ना, सारे दल बदलते रहते हैं। ये नेताओं के हिसाब से चलते हैं। मैं पार्टी के साथ चलता हूँ। यहाँ पश्चिम में ये ऐसे करते हैं। दौलत जी चुनाव लड़ने आए कांग्रेस का लिए, तो दौलत जी अच्छे आदमी हैं। दौलत जी ने कुछ दिया तो ये उनके साथ, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी के साथ इन्होंने है ना, ये पार्टी के नहीं है, ये आदमियों के साथ रहते हैं। जैसे ये आए कांग्रेस के लिए, अच्छा आदमी आया बस्ती में और इसने चुनाव लड़ा और अपने दम पे लड़ा। ऐसे नेता आने चाहिए थे। और ये लोग ऐसे नेता नहीं है, ये कार्यकर्ता भी ऐसे नहीं है। इनका तो कोई धर्म नहीं है। मेरे को शर्म आई, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी और मैंने राष्ट्र के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी निभाई है। मैं भी चौकीदार। कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न कोई नहीं दे। राम मंदिर बना देंगे आप? मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपने क्या पूछा? अभी तक जो डिबेट हमारी चल रही है, मैं आपको कहना चाहूंगा लोकसभा चुनाव में मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि कौन चौकीदार है। चौकीदार चोर है। चौकीदार वो है जिसने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं कर पाया और उसने सिर्फ कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उनका नाम बदलने का काम किया और नाम बदलकर मेरी बात आपको सिर्फ एक चीज नहीं दे रहा हूँ। मेरी बात मैं आपसे जो दूसरे मुद्दा एक मिनट थोड़ा सा, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर बन जाएगा? जवाब दे रहा हूँ, सुनो आप मेरी बात को पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी नाम बदलने का काम नहीं करती। ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। जवाब दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और इन्हीं तमाम सवाल जवाबों को जवाब देते हुए दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों और दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं उन सभी के सवाल जवाब करते हुए माहौल थोड़ा गर्म होने की वजह से हम ये डिबेट यहीं खत्म